जय सिया राम दोस्तों। हम सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी है वो एक ना एक दिन तो खत्म होनी ही है, फिर चाहे वो अर्थ हो, सन हो या फिर हमारा सोलर सिस्टम हो। और आज हम लोग जानेंगे कि हमारी अर्थ पे किन किन चीज़ों का खतरा मंडरा रहा है और वो कैसे ख़त्म होगी। और यहाँ पर मैं ह्यूमन रेस या फिर अर्थ से लाइफ के ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अर्थ के इनहेबिटेबल हो जाने की या फिर उसके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाने की। अर्थ कई कारणों से खत्म हो सकती है और जिनमें से एक कारण का होना तो तय है और हम उसे रोक भी नहीं सकते। तो आइए एक एक करके हम उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को जानते हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ खत्म हो सकती है। जिनमें अर्थ के खत्म होने का सबसे पहला रीज़न बन सकते हैं खुद ह्यूमंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम ह्यूमंस ही अपने ही प्लेनेट को इनहेबिटेबल बना सकते हैं। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी तो काफ़ी कम है, पर जिन एक्टिविटीज़ को करते हुए हम लोग फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, शायद फ्यूचर में हम इनके कॉन्सिक्वेंसेस को झेल ना पाएँ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं बढ़ते हुए पॉल्यूशन की। पर अब आप लोग बोलेंगे कि पॉल्यूशन के बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर हमने इसका कोई भारी नुकसान नहीं देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये जो गार्बेज लैंड और ओशियंस में फेंक रहे हैं, इसकी वजह से अर्थ की कई लाइफ खत्म हो रही हैं और इसी की वजह से हमारे अर्थ के इकोसिस्टम पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और ये जो व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ये अर्थ पर लाइफ खत्म करने के लिए काफ़ी हैं। पर अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर ये गैसेस हम लोग को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। चलिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। शायद इस गैस के बारे में हमें इतना ही पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करती है। इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 0.03% है। अगर ये बढ़कर किसी तरह 0.06% चला जाता है तो अर्थ इतनी गर्म हो जाएगी कि हमारा पॉपकॉर्न बन जाएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घटकर 0.01% चला गया तो हमारे ओशियंस तक फ्रीज होने लगेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐसी गैस है जो सन की हीट को ट्रैप करती है। अर्थ पर जब आइस एज चल रही थी तब पूरी अर्थ कुल्फ़ी की तरह जम गई थी, जिसका मेन कारण था अर्थ पर से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। पर हमारा ये इकोसिस्टम अचानक से डिसबैलेंस नहीं हो जाता है, इसको डिसबैलेंस होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज कोई 3 घंटे का सिनेमा नहीं है जो आज कूड़ा फेंका और कल से लोग मरना चालू हो गए, बल्कि ये सालों की एक्टिविटीज़ का नतीजा होता है। जब से अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई है तब से अर्थ पर 5 बार मास लेवल एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जिनमें कई प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। और इस वक्त छठा मास लेवल एक्सटिंक्शन का दौर चल रहा है। और ये एक्सटिंक्शन अभी से चालू नहीं हुआ है, ये एक्सटिंक्शन तो तब से चालू हुआ था जब से इंसान ने हंटिंग एंड गैदरिंग करना चालू किया था। पर क्या आज हम लोग फ्यूचर को नहीं देख पा रहे? क्यों हम लोग सीवेज वेस्ट को रिवर्स के थ्रू ओशियंस में भेजते हैं? क्यों आज भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ऐसे मटेरियल का यूज़ होता है जिनसे ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जनरेट हों? क्यों हम लोग ऐसे कपड़े या प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनमें एनिमल स्किन्स का यूज़ होता है? इन सब सवालों का जवाब है ह्यूमन ग्रीड। क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स अपनी फैक्ट्रीज़ में उन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जिनमें उनके लिए कम पैसा यूज़ हो। गवर्नमेंट भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर कई स्कीम्स और पॉलिसीज़ निकालती है, पर पैसा या फिर इंस्टेंट कंफर्ट इतनी बड़ी चीज़ है कि वो सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ सिर्फ एक कागज़ तक ही सीमित रह जाती हैं। और इस वक्त ह्यूमंस के द्वारा जो एक्सटिंक्शन का पीरियड चल रहा है, इस पीरियड को नाम दिया गया है एंथ्रोपोसीन। एक और ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल हो सकती है फ्यूचर में, जिसकी वजह से ये पूरी अर्थ इनहेबिटेबल बन सकती है, और वो है न्यूक्लियर वॉर। आज अर्थ में जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उन सब के पास सैकड़ों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जैसे अमेरिका के पास 5244 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रसिया के पास 5900 और चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये तो अर्थ की वो कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम लोग सुपर पावर कहते हैं। पर अर्थ में कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास खाने के लिए आटा तो नहीं है, पर अपने साथ 150 न्यूक्लियर वेपन्स रखती हैं। इन न्यूक्लियर वेपन्स को साथ रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये उन कंट्रीज़ की स्ट्रेंथ को शो करती हैं। पर अगर कंट्रीज़ के थॉट्स ऐसे हों कि अगर अर्थ में हमारी कंट्री नहीं तो ये अर्थ रह कर क्या करेगी, तो फिर ये अर्थ और ह्यूमैनिटी के लिए खतरे के निशान हैं। जैसा कई साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी में जो ब्लास्ट हुए थे, अगर आज वैसे एक भी ब्लास्ट हुए तो सारी कंट्रीज़ अपने अपने न्यूक्लियर वेपन के साथ तैयार रहेंगी इस पूरी की पूरी अर्थ को ख़त्म करने के लिए।
ये तो रही ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ की। अर्थ के डिस्ट्रक्शन में दूसरा सिनेरियो हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शन। अर्थ जो बाहर से एकदम ठंडी और शांत नज़र आती है, पर वो अंदर से उतनी ही ज़्यादा गर्म होती है। अर्थ के सेंटर को हम लोग कोर बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके ऊपर की लेयर मेंटल का टेम्परेचर करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और उसके ऊपर की लेयर क्रस्ट का टेम्परेचर करीब 200 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और इस पूरे अर्थ के मुकाबले लैंड उतनी ही पतली है जितना पतला की शेप का छिलका होता है। तो अगर ऐसे में अर्थ पर सुपर वॉल्केनिक इरप्शंस होना चालू हुए तो अर्थ पर कोई भी नहीं बचेगा, और अगर कोई बच भी गया तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। अगर कोई लार्ज एस्टेरॉयड आकर अर्थ से टकराता है तो शायद ही अर्थ उसके इम्पैक्ट से दोबारा रिकवर हो पाएगी, क्योंकि किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से ना सिर्फ उस एरिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा बल्कि उसकी कोलिजन वेव पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। पर ऐसे एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में काफ़ी कम है। पर अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ भी तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम रॉकेट के थ्रू उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। गामा रे बस्ट या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ये बस्ट तब होता है जब कोई स्टार अपनी लाइफ साइकिल के एंड में आता है। वो स्टार अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में बेहद धमाकेदार एक्सप्लोजन के साथ अपने सोलर सिस्टम के साथ साथ आसपास के सारे सोलर सिस्टम में भी गामा रेज एमिट करता है। और अगर ऐसा बस्ट हमारे सोलर सिस्टम के पास हुआ तो कुछ ही समय में पूरी की पूरी अर्थ 1 सेकेंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिलहाल ऐसा कोई भी स्टार हमारे सोलर सिस्टम के आसपास नहीं है, हमारे खुद के सन को छोड़ के, तो इस वक्त हम लोग सेफ हैं। और अब बात करते हैं ऐसे इवेंट की जिसका होना तो तय है, और वो है हमारे सन का ख़त्म होना। हमारी तरह हमारे सन की भी उम्र बढ़ती जा रही है, और एक ना एक दिन उसके फ्यूल रिजर्व्स यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। अब से करीब 5 या 6 अरब साल बाद जब सन के अंदर की फ्यूल रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, तब सन एक्सपैंड करना चालू कर देगा, और फिर ये एक येलो ड्वार्फ से रेड जाइंट में इवॉल्व हो जाएगा। वीनस और अर्थ से इसका ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए अर्थ और वीनस सेफ जोन में चले जाएंगे, पर ये मरकरी प्लैनेट को निगल जाएगा। जैसे जैसे सन एक्सपैंड होगा वैसे वैसे हैबिटेबल जोन भी आगे बढ़ती चली जाएगी, और तब हमारा सन 1 या 2 साल के लिए एक्सपैंड नहीं होगा, बल्कि ये धीरे धीरे करोड़ों साल तक एक्सपैंड होता रहेगा। और जब ये एक्सपैंड हो रहा होगा तब हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में कई चेंजेस आ रहे होंगे। जैसे तब पहली बार जुपिटर का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से उड़ जाएगा और हमें दिखेगी उसके अंदर की अनडिस्कवर्ड लेयर। सन के इस एक्सपेंशन से कई प्लैनेट्स तो ज़रूर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पर सैटर्न और जुपिटर के कुछ मून्स जैसे यूरोपा और कैलिस्टो हैबिटेबल जोन में आ जाएंगे। पर आखिर कैसे, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पर ये मून्स कुछ ही टाइम के लिए हैबिटेबल बनेंगे, लगभग 1 अरब साल के लिए। पर कुछ समय बाद अर्थ की पूरी हीट और ग्रेविटी खत्म हो जाएगी और वो कोलैप्स हो जाएगा, और उस वक्त हमारा सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। ऐसा होना तो तय है, पर तब हम ह्यूमंस कहाँ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में अर्थ अपनी पूरी लाइफ का 70% टाइम पूरा कर चुकी है। तो क्या सन के ख़त्म होने के साथ साथ हम ह्यूमंस भी ख़त्म हो जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, तब तक हम ह्यूमंस इंटरस्टेलर स्पेस की ओर सफ़र के लिए निकल जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे हज़ारों साल पहले हमारे एंसेस्टर समुद्र के सफ़र के लिए रवाना हो गए थे, वो भी बिना किसी मैप या रिसोर्सेस के। तब उन्हें उनकी डेस्टिनी पता नहीं थी कि उन्हें समुद्र में कहाँ पर जाना है। वो कई अटेम्प्ट्स में अपने लिए एक शिप तैयार करते रहे ताकि वो इस विशाल समुद्र को एक्सप्लोर कर पाएँ। आज हमारी सिचुएशन भी ठीक वैसी ही है, बस आज हमारे सामने समुद्र की जगह स्पेस है। आज हमें भी अपनी डेस्टिनी पता नहीं है, पर एक ना एक दिन हम लोग अपने लिए ऐसा शिप ज़रूर तैयार करेंगे जिससे हम लोग इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल पाएँ। इसके अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर में हम लोग अर्थ से निकलकर कहाँ पर और कैसे जाएंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।